लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ 39 सालों से राज कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, जो समझदार नहीं हैं, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, उनके ऊपर एक प्रभाव बना के उन लोगों ने रखा है कि अगर आप उधर वोटिंग देंगे, हमें पता चल जाएगा तो हम आपके ऊपर जो कार्रवाई है वो करेंगे। सामूहिक वो लोग जाते हैं, पहले आप जानते हैं वो IPF थे, वो नक्सली चीज़ों से जुड़े हुए थे, तो उन चीज़ों का डर दिखा के अभी भी वो लोग उन वोटर्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको इस तरह दबा के रखा गया, उनको सड़क तक जब नहीं दिया गया था 39 सालों के अंदर में, वो स्कूल कहाँ से पहुँचते, स्कूलों को आग लगा दिया जाता था। स्कूलों में वो लोग अपना सेटअप बना के रखते थे, अपना ऑफिस खोल के रखते थे। पढ़ाई के नाम पे वो लोगों ने, स्टडीज़ के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे उन्होंने ब्लॉक करके रखा था। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, तरारी के उपचुनाव में क्या होगा नतीजा, ये तो अभी बात की बात है, लेकिन जो मुकाबला चल रहा है वो भाजपा और माले के बीच में। लेकिन तीसरी पार्टी, एक नई उत्पन्न हुई पार्टी जनसुराज ने भी मुकाबले को थोड़ा सा रोमांचक तो निश्चित तौर पर बना दिया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे, और ये जानकारी जुटाएंगे कि क्या जो तरारी के मतदाता हैं, करीब 70,000 जो भूमिहार मतदाता हैं यहाँ पर, क्या उनके सहारे विशाल चलेंगे या फिर मोदी जी के का जो नारा है विकास, उसको लेकर चल रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है, और आपके चैनल के द्वारा मैं सर्वप्रथम अपने तरारी की जनता को दिवाली की और आने वाले छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सब मतदाताओं से आपके चैनल के माध्यम के द्वारा आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महापर्व, मतदान के महापर्व में भाग लेकर भारी मत अपना दें, अपना योगदान दें। विशाल जी, सवाल ये था, 70,000 मतदाता भूमिहार लॉबी से हैं। बिहार की राजनीति हमेशा जातिवाद की राजनीति हुई है। अब आप ये बताइए, आपके पिताजी पूर्व में विधायक रहे, आपको भाजपा ने टिकट दिया है, विश्वास जताया है आप पर, विकास पर चल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, या वही पुराना ढर्रा जो बिहार में चल रहा था जातिवाद का, उस पर? मैं एक सिरे से इस बात को नकारता हूं कि आप जो कास्ट बेसिस सिस्टम लेके चल रहे हैं वो बिहार में आवश्यकता है, और आज की राजनीति बिहार में कास्ट बेस पे चल रही है। अगर कास्ट बेस पे चल रही होती राजनीति तो हमें 63,000 वोट नहीं आए होते, क्योंकि हमें जो वोट आए हैं वो आप देखिएगा कि हर बूथ से 200 वोट लगभग आए। हर गांव से मुझे 200 वोट जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मिला था, वो वोट किसी एक सिंगल कास्ट का नहीं था, वो वोट एक विकास का था। और इस बार जो मॉडल है वो सिर्फ विकास का मॉडल है। ये कास्ट में तोड़ना, ये नेता लोगों का और जो आप जैसे लोग हैं कि मेरे जैसे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप कैलकुलेशन निकाल रहे हैं कास्ट को लेके, ये कास्ट फैक्टर काम ही नहीं करता है। अगर ये पुरानी चीजें थी जब लड़ाया जाता था, लोगों को लड़ा के किया जाता है। आज के डेट में मतदाता जागरूक हो चुके हैं, मतदाता को पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ चूज करेंगे तो विकास मॉडल को चूज करेंगे। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, ये लोग कास्ट बेसिस पे बिलीव नहीं करते, ये लोग विकास के मॉडल पे बिलीव करते हैं। और ये डबल इंजन जब हमारे जैसे ट्रिपल इंजन विकास के साथ जुड़ेगी तो तरारी की जनता उस विकास को छू पाएगी, समझ पाएगी और फील कर पाएगी कि विकास का मॉडल होता क्या है। पिछले 39 सालों में जो यहाँ पे CPI-ML का राज रहा है, जिसमें हमें मात्र 5 साल दिया गया था, उस 5 सालों में हमने 3,000 किलोमीटर सड़कें बनाई और 186 गाँव को जो अछूते थे सड़क से भी उनको जोड़ा। हमने कितने सारे 12 से ज़्यादा इंटरमीडिएट स्कूल्स बनवाए, हमने हर गांव को विद्युतीकरण से जोड़ा। तो मुझे लगता है कि वो जो 63,000 वोट मिला है वो उस विकास का है। आप जिस बूथ पे जाइए जहाँ पे कोई कास्ट सेटअप नहीं है, जहाँ पे आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं किसी कास्ट का कि वो इतने हैं, वो इतने हैं, उस कास्ट के लोग उस बूथ पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 200 वोट वहाँ से मिला। तो अगर आप हिसाब किताब निकालेंगे तो हमें जो वोट मिलता है वो कास्ट बेस पे नहीं मिलता है, हमें विकास मॉडल पे मिलता है। क्योंकि तरारी की जनता ये जानती है कि 39 सालों से जो वो अधर में लटकी हुई है, उनको एक बार फिर से मौका मिल रहा है, और ये लकी मौका है। साल भर के लिए ये चुनाव होने जा रहा है, और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री ने ये वादा किया है कि तरारी की जनता के दर्द को जब मैंने उनके सामने बयां किया और समझाया कि 39 सालों में यहाँ पे क्या हुआ है, तो उन्होंने सीधा सीधा मुझे ये आश्वासन दिया है और लोगों से आह्वान भी किया है कि
बिहार के जो भी सरकारी खजाने हैं या सेंटर के जो भी सरकारी खजाने हैं वो तरारी की जनता के लिए खोल के रख दिया जाएगा और मैं उस खजाने को हर घर हर दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। नित्यानंद राय जी आए थे पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि माले से यदि बचना है तो भाजपा को लाना होगा। ये कहीं लग नहीं रहा है विशाल जी कि एक दूसरे को डरा के ही हमेशा, जैसे आपने कहा कि पिछले 43 सालों से करीब हो रहे और एक ही बार आप लोगों को मौका मिला, तो ये दोनों तरफ से डराना हो रहा है कि भैया यदि हमें नहीं दोगे तो वो आ जाएंगे और उनको दोगे तो हम नहीं आ पाएंगे। ये देखिए, डर की राजनीति यहाँ पे थोड़ी ये है, डर की राजनीति आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जब मैं कुछ मतदाताओं के पास जा रहा हूँ, वो जागरूक हैं, वो जानते हैं कि हमें वोट देना है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ 39 सालों से राज कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल, जो पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, जो समझदार नहीं हैं, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, उनके ऊपर एक प्रभाव बना के उन लोगों ने रखा है कि अगर आप उधर वोटिंग देंगे, हमें पता चल जाएगा तो हम आपके ऊपर जो कार्रवाई है वो करेंगे। तो उनके कार्रवाई करने का तरीका क्या है? सामूहिक वो लोग जाते हैं, पहले आप जानते हैं वो IPF थे, वो नक्सली चीज़ों से जुड़े हुए थे, तो उन चीज़ों का डर दिखा के अभी भी वो लोग उन वोटर्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए। उनको पता होना चाहिए कि आज की डेट में नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया सबसे अच्छी चीज़ जो है हमारे पास, वो है सुरक्षा। अगर आप एक बार एक नंबर डायल करते हैं तो कोई भी, हमारी PCR हर इलाके में है, उसको पहुंचने में थोड़ी देर नहीं लगेगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उनको इन चीज़ों से, इन सरकार की योजनाओं से जोड़ के नहीं तोड़ के रखा गया है। अगर वो जुड़ जाएंगे तो वो जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक हो जाएंगे तो CPI-ML का नुकसान हो जाएगा। तो ये राजनीति करने का तरीका CPI-ML का है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है, हमारा मॉडल जो है वो विकास का मॉडल। आपका मॉडल विशाल जी विकास का है, लेकिन आपने कहा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डर है, जो CPI माले का माने राज्य करने का जो तरीका है, शासन करने का जो तरीका है, तो क्या उसी को से बचाने के लिए आपने ये मतलब कि नहीं भाजपा को वोट नहीं देंगे भैया, तब तो बड़ा दिक्कत होगा, वो सब दिक्कत नहीं कर देंगे? देखिए हम, और एक तरफ आप सुशासन की भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम यही बोल रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई तकलीफ होती है तो आप किसको याद करेंगे? अगर प्रशासन को याद नहीं करेंगे, पुलिस को कॉल नहीं लगाएंगे तो समझेगा कौन? आप जागरूक हैं, आप लगा सकते हैं, आपको पता है कि आज हमारे साथ कोई भी घटना घटेगी तो मुझे प्रशासन को फोन करना है। लेकिन इसके बीच में CPI-ML है, वो जाती है और वो लोगों को ये समझाती है कि प्रशासन आपका काम नहीं करेगा, प्रशासन से जोड़ तोड़ के रखती है। वो वही मतदाता है जो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनको इस तरह दबा के रखा गया। उनको सड़क तक जब नहीं दिया गया था 39 सालों के अंदर में, वो स्कूल कहाँ से पहुँचते? स्कूलों को आग लगा दिया जाता था। स्कूलों में वो लोग अपना सेटअप बना के रखते थे, अपना ऑफिस खोल के रखते थे। पढ़ाई के नाम पे वो लोगों ने, स्टडीज़ के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे उन्होंने ब्लॉक करके रखा था। तो वो लोग जागरूक नहीं थे। और आज के समय में भी 39 सालों से जब एक ही पार्टी का एक जगह राज रहता है, हमें जब मौका मिला हमने उनको जोड़ने का काम किया, स्कूल से, सड़क से, विद्युतीकरण से। ये सब जब जुड़ाव हुआ तो लोग जागरूक हो गए हैं। और आज के डेट में मुझे जो दिख रहा है, सारे के सारे मतदाता ये जानते हैं कि विकास करना है तो किसको वोट देना है, उसमें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जनसुराज एक नई पार्टी, जिसका अभी 2 तारीख को 1 महीने पूरा होगा, लेकिन उन्होंने भी एक ऐसा माहौल तैयार किया है कि भाई उनका मुकाबला विशाल पांडे से नहीं है, भाजपा से नहीं है, मुकाबला जो है उनका माले से है। और विशाल पांडे और वो बाहुबली फैमिली लोगों को डरा कर ये बताना चाहती है कि भैया हमें वोट नहीं दोगे तो फिर माले वाले जो हैं कब्जा कर लेंगे। पहले तो जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं वो मुझे कहीं ज़मीन पे दिखाई नहीं देती है। उनके पास अपना ज़मीन नहीं है, अपने लोग नहीं हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हर जगह जाके, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ काम नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पे लोग पहले से ही बहुत सताए हुए हैं। CPI-ML के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया कि CPI-ML के वजह से इतने लोग पीछे चले गए थे। जो हमें 5 साल का मौका मिला है तो हमने उनको मुख्य धारा में जोड़ दिया है। तो यहाँ जात पात, कास्ट, इन सब चीज़ों से उठ के लड़ाई है जागरूक मतदाता और जो जागरूक नहीं है वो मतदाता के बीच की लड़ाई है। जागरूक मतदाता हमारे साथ है, और जो लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं उनको जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि वो जो सड़कें हमने बनाई थी और वो जो स्कूल खुला था, वो 5 साल के बाद जो 9 साल हुआ, तो ये 14 साल में जो भी बच्चे 5 साल के थे वो अब वोटर्स बन चुके हैं। और वो सारा यूथ और सारे लोग हमारे साथ हैं। और मुझे बाकी कहीं कोई लड़ाई में माले ही नहीं दिख रहा है।
तो मैं दूसरी पार्टियों का नाम कैसे लूँ? क्योंकि हमारा जो हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी जनसंपर्क कर रहे हैं, सबके अंदर माले के प्रति इतना गुस्सा है। वो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को आप समझ रहे होंगे कि वो बोलते हैं कि मैं सीपीआई-एमएल में था, लेकिन इस बार मैं सुशील पांडे जी को, विशाल प्रशांत जी को, भाजपा को मैं वोट दे रहा हूँ क्योंकि उनको अब विकास चाहिए, क्योंकि वो मुख्यधारा से अब जुड़ चुके हैं। बाकी कोई लड़ाई में है ही नहीं। मेरे साथ तो सीपीआई-एमएल भी लड़ाई में नहीं है। मुझे अगर लोग पूछते हैं कि आपकी मार्जिन क्या होगी जीत की, तो मैं तो उनकी ये कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि क्या वो अपना किसी भी बूथ पे जमानत बचा पाएंगे। मैं बूथ वाइज जमानत की बात कर रहा हूँ कि वो अपने बूथ पे जमानत बचा लें, तो बहुत है उनके लिए। यहाँ उनकी सारी की सारी रणनीतियाँ फेल है। यहाँ तक तो मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ जो जनता भी आ रही है वो भी भाड़े पे आ रही है, लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए और दिखाने के लिए। विशाल जी, एक आरोप, गंभीर आरोप जनसुराज की तरफ से और लग रहा है आपके परिवार पर। ये सीधा सा सवाल है कि जिस समाज, लेकिन आपने विकास की बात की, लेकिन जिस समाज पे आपने कहा भी कि जातिवाद की राजनीति चलती थी और कुछ तो चलती भी है, मैंने नहीं बोला ऐसा। आरोप ये लग रहे हैं कि क्या भूमिहार समाज को के पिछले दिनों को यदि याद किया जाए तो कहीं ना कहीं, ठीक है सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ बरी हो गया, सब कुछ क्लीन चिट मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी आपका परिवार है। जी, अगर आप हमारे परिवार को दोषी मानते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस से ऊपर हैं, क्योंकि आप उनसे ऊपर हैं। उन्होंने सारी चीज़ें देखी होंगी, डॉक्यूमेंट्स देखा होगा। आप हमारे ऊपर कभी भी किसी भी कास्ट बेसिस के फाइट में कोई भी एफआईआर हमारे ऊपर हुआ नहीं। हमारे ऊपर जो भी एफआईआर हुए थे वो राष्ट्रीय जनता दल, जब यहाँ पे लालू जी की सरकार थी उस वक्त लगे थे। उस टाइम अराजकता फैली हुई थी। जो ये सिस्टम था कि उस टाइम था कि अगर आप पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस आपके दरवाजे पे नहीं आती है, लेकिन आपके विरोधी दल जो कि नेतागढ़ हैं, ये हैं, उनसे वो ज़बरदस्ती आपको पोलिंग करवाते थे। अगर आप पोलिंग करने नहीं जा रहे हैं तो आपके ऊपर केसेस डाल दिए जाते थे। अगर आप एक समाज सेवी हैं और समाज की सेवा करने जा रहे हैं, तो वहाँ आपको पता चलता है कि जो अभी की सरकार थी, उस वक्त की जो सरकार थी वो सेवा में बिलीव नहीं करती थी, वो किसी भी काम में बिलीव नहीं करती थी, जिसको आके नीतीश कुमार जी ने बदलाव किया। उस वक्त अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आप अपराधी हैं। उस वक्त की ये सारी केसेस थी जो कि कोर्ट में जाते ही, सुप्रीम कोर्ट में तो हमारा एक भी केस नहीं गया, यहाँ तक कि सारे सिविल कोर्ट से ही ख़त्म हो गए। एक आध कोर्ट हमारा हाई कोर्ट में गया था, वहाँ पर भी चीज़ें, वो भी अगेंस्ट ने हमारे ऊपर लगाया कि नहीं इसको हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट से ही चीज़ें ख़त्म हो गई थी। हाई कोर्ट जाने के बाद एक डेट में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा इल्ज़ाम सिर्फ मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से, ऑपोजिशन की तरफ से, जैसे आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि एक्स पर आरजेडी ने एक ट्वीट किया है, एक फ़ोटो लगा के कि मैं एक पूजा कर रहा हूँ किसी चीज़ों का। मैं उनके ऊपर एफआईआर करने जा रहा हूँ जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि वो ना मेरा फ़ोटो है और ना मैं पूजा कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, बेबुनियाद चीज़ों का इल्ज़ाम लगा के, और हमारा जो काम करने का, हमारा जो समाज सेवा करने का मकसद है ना, उससे हिलाने का प्रयास रहता है हमेशा से हमेशा, ये जो भी हमारे विरोधी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते रहें, हमारे ऊपर लोग कैसी भी चीज़ें करते रहें, जो भी इल्ज़ाम, लेकिन हमारा काम है समाज सेवा, विकास करना, और वो हम करते रहेंगे। उसके लिए चाहे जो हमें दोषी मानता हो माने, हमारा काम है कार्य करना। हम कार्य करेंगे, विकास करेंगे। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि जीत आपकी है, विकास की जीत है, कहीं कास्टिज्म कोई फैक्टर नहीं रहेगा। मैं जो जाके देख रहा हूँ कास्टिज्म के खिलाफ, तो मैं खुद ही, मैं तो खुद पर्सनली इन चीज़ों को समझा रहा हूँ कि आप अमेरिका में देखिए तो ब्लैक एंड वाइट की लड़ाई होती है, आप राजस्थान में जाइए तो मीना और गुजर की लड़ाई होती है, आप साउथ में जाइए तो नायडू और रेड्डी की लड़ाई होती है। ये क्यों होती है? ये नेता लोग करवाते हैं। ये यूपी में अलग लड़ाई है, हमारे बिहार में अलग लड़ाई है, इसमें भी जिले बदल दीजिए तो अलग लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये क्यों? यहाँ के जो समीकरण को तैयार किया गया है, वो इस समीकरण ऐसे लोगों ने तैयार कर रखा है कि उनको कैलकुलेशन करने में आसानी है। इस बार तरारी की जनता जो वोट देने जा रही है विकास के नाम पे, वो इतना वोट देगी कि लोग समीकरण सिर्फ आज के बाद विकास पे बनाएंगे। विशाल जी को सिर्फ 1 साल का समय मिलेगा जी, जीत कर यदि आते हैं तो क्या एकदम एजेंडा फिक्स कर लिए कि विकास किस किस मॉडल का करना होगा 1 साल में, क्योंकि फिर 5 साल के लिए? जी, जो हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है वो मैनिफेस्टो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और आपको सामने दिखेगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप हर 3 महीने के हिसाब से फिक्स कर रखा है कि हर 3 महीने में हम क्या क्या करके निकाल देंगे। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और उसका सॉल्यूशन भी हमें निकालने में 1 साल का समय मिल रहा है,
लेकिन हम पूरी प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कर पाए। कहा जा रहा है कि विशाल पांडे के पीछे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि तरारी जीतना है, चाहे हुक एंड कुक जैसे जीता है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व और हमारे बिहार सरकार की जो नेतृत्व है, बिहार जो हमारे एनडीए गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो गई, आरएलएसपी हो गई, या एलजेपी हो गई, या फिर हम पार्टी के लोग हो गए, ये सब के सब ये जानते हैं कि हमें जुड़ना है विकास को लेके। अगर हम विकास करना चाहते हैं, अपने जनता को कुछ पहुंचाना चाहते हैं, वो जनता जो जागरूक नहीं है, सीपीआई-एमएल की वजह से वो दबाव में पड़ी हुई है। इस वजह से जब भी हम बात करते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, तो हमें कष्ट होता है कि एक बिहार में एक ऐसी भी जगह है, जैसे सहार और तरारी में कुछ ऐसी जगह है कि जहां आज तक लोग पढ़ नहीं पाए हैं। आप 18 साल 20 साल से ऊपर के लोगों को देखेंगे तो वो पढ़े ही नहीं हैं, और वही सीपीआई-एमएल को वोट करते थे। आज के डेट में जो चीज़ें आ गई हैं, 20 साल तक के लड़के पढ़ना चालू कर गए हैं, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले इलेक्शंस में आपको ये पार्टी का नामो निशान नहीं दिखने जा रहा है। विशाल जी, लेकिन 4 सीटों का सबसे बड़ा मतलब एक तरह से इज्जत का मुद्दा बना लिया है नीतीश कुमार ने। इन 4 सीटों के लिए एनडीए की स्पेशल आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी 2 दिन पहले। चारों सीटें जीतनी है। कहीं आपको ये समझ में नहीं आता युवा होने के नीतीश कुमार के मन में कहीं डर है कि नहीं, हम यदि हारे तो मेरी किरकिरी होगी? देखिए, हम जो नीतीश कुमार जी का मॉडल रहा है हमेशा से, वो ये रहा है कि जो अति पिछड़ा लोग हैं और जो भी लोग सबसे पीछे पायदान पे खड़े हैं, उन तक विकास की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना। अगर उनको विकास करना है तो वहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि चूज़ करके आए, वो पढ़े लिखे हों, एनर्जेटिक हों, और सरकार की सारी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाए। इस वजह से अगर किसी भी तरह की बैठक की जा रही है तो उन पिछड़े लोगों के लिए की जा रही है, जिन तक अभी तक जितने भी दिए गए योजनाएं हैं बिहार सरकार की, वो नहीं पहुंची है। पिछले 9 साल के अंदर जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने एक भी विकास कार्य के लिए लेटर लिख के यहाँ से कहीं भी नहीं दिया कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। हमारे ऑलरेडी पहले के जो आर.के. सिंह सांसद साहब थे, उन्होंने एक लेटर में लिख के अपने तरफ से योजनाओं की पूर्ति भी कर दी थी, कुछ कार्य भी कराया था, और वो लेटर भी दिए थे कि ये कार्य की आवश्यकता है। ये जैसे सीट पे आते हैं, उस कार्य को भी ये डिलीट करवा देते हैं अपने लेटर से लिख के। मैं नहीं जानता हूँ कोई जनप्रतिनिधि किसी विकास कार्य को रोकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सीपीआई-एमएल के लोग कर सकते हैं, क्योंकि विकास नहीं होगा तो उनका फ़ायदा है। उनका फ़ायदा है क्योंकि विकास नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, उनको हम ऐसी वैसी बातें दूसरों की ज़मीनें हथियाने में कब्जा होगा, ऐसे वैसी बातें करेंगे। वो कुछ कहाँ कब्जाए हैं आज तक? ना कब्जाते हैं ना कब्जाएंगे। वो सिर्फ बातों में है, वो बहाने हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार इन चीज़ों को कर रही है कि जो भी सरकारी ज़मीनें हैं उसमें पिछड़े लोगों को, जो भूमिहीन है, उनको 5-5 डिसमिल ज़मीनें देंगी, उनका घर बनवाएंगे, उनको एजुकेशन के लिए चीज़ें दे रही है, उनको खाने के लिए राशन दे रही है, उनको मेडिकल के लिए 5 लाख रुपए दे रही है। खड़ा करने के लिए ये हमारी एनडीए की सरकार काम कर रही है। लेकिन सीपीआई-एमएल का मात्र एक ही एजेंडा है कि अगर ये मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचेगी, उनका गुस्सा भड़केगा और हम जन आंदोलन करेंगे, हम धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, उससे हम बड़े नेता बन जाएंगे। और उसका फ़ायदा भी आप देख रहे हैं कि वो यहाँ से लेकर सांसद तक पहुँच चुके हैं। सहार जिसकी आपने बात की, कल हमने वहाँ पे एक सर्वे किया कुछ लोगों से, तो वास्तव में जो आपने बात कही वो सच्चाई है कि वहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या आप मानते हैं कि यदि इस बार आप जीत के आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा, फिर मैं उसी जगह पे आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मतलब वोट बैंक है आपकी बिरादरी का उसी क्षेत्र में है, वहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे पास कोई सर्वे नहीं है, मैं कास्ट बेसिस के सर्वे पे बिलीव नहीं करता हूँ, और मुझे पता नहीं है। मैं किसी गांव में जाता हूँ तो मुझे गांव का नाम सिर्फ पता होता है, और मुझे वहाँ कुछ नहीं पता होता है कि वो किस जाति के लोग हैं, क्योंकि हमें काम करना, हम जाते हैं सीधा ये देखते हुए कि हमने पिछली बार ये सड़क बनाई थी, हमने ये ट्रांसफार्मर दिए थे, हमने ये स्कूल बनाया था, इससे कितने लोग लाभान्वित हुए। जितने लोग हुए, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि ये चीज़ों के बाद और कुछ मिला आपको? जब नहीं मिला तो फिर क्यों दे रहे हैं आपको? तो जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। वो अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं। ठगे से ही नहीं, रोष है, गुस्सा है, और वो लोग इन चीज़ों को लेके वापस हमसे जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद सीधा सीधा उनका ये कहना है कि इस बार वोट भाजपा। तो ये थे विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे, तरारी से प्रत्याशी, जिन्होंने कहा कि हमारा मॉडल कहीं भी जातिवाद का नहीं रहेगा,
हमारा मॉडल जो है मोदी जी के सपनों का जो भारत है, विकास का ही हमारा मॉडल रहेगा। अब देखना ये है कि जब चुनाव होगा तो जनता जो है कितना इनके मॉडल को अख्तियार करती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे।